स्टोरी सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा जन्म एक गांव में हुआ था। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बचपन से अपने भाइयों के साथ रह रही थी। मेरे 4 भाई थे और चारों मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं गाँव की सबसे अमीर घराने की लड़की थी। मैं अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। चारों भाई मुझे बहुत प्यार किया करते थे और मेरी हर एक इच्छा पूरी किया करते थे। मेरे पापा गांव के सरपंच थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मेरे भैया सरपंच बना दिए जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई सरपंच था। 2 भाई डॉक्टर थे और एक इंजीनियर था। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं जो चीज़ चाहूँ वह चीज़ कर सकती थी। मैं गाँव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद मैं घर पर ही बैठी रही थी। घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी। जो मेरा भाई सरपंच था उसकी शादी हो गई थी। मैं जब ज़्यादा बोर हुआ करती थी तो मैं भाभी से बात कर लिया करती थी। मैं अपनी भाभी से सारी बातें अपनी शेयर करती थी। भाभी से मैं कोई भी बात छुपाती नहीं थी, हर एक बात उन्हें बताती थी। घर में सब लोगों के पास फ़ोन था, लेकिन मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। मेरा कॉलेज अभी ख़त्म हुआ था, इसलिए मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। मेरे भैया ने पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें एक फ़ोन लाकर दूंगा। मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, लेकिन मेरे भैया ने अभी तक फ़ोन लाकर नहीं दिया। मैंने सोचा शायद भैया को याद नहीं है, मैं याद दिला दूं। एक दिन भैया मुझसे बातें कर रहे थे तो मैं भैया से कहा, आपने मुझे कुछ वादा किया था वह भूल रहे हो तुम मेरे सरपंच। भैया कहने लगी, मैंने तुमसे क्या वादा किया था मुझे सच में नहीं याद। मैं अपने भैया की बहुत लाडली थी, इसलिए मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ। मैंने उनसे कहा, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें, तुमने एक वादा किया था वह तो याद नहीं है। तो मेरे भैया मुझसे कहने लगी, अच्छा ठीक, सॉरी मुझे याद नहीं है। अब तुम बात भी दो कि मैं क्या वादा किया था। मैंने मुंह फूलते हुए कहा, तुमने कहा था जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलाऊंगा, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दिलाया, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मेरे भैया मुझसे कहने लगे, अच्छा तो तुम इस बात पर गुस्सा हो। मैंने कहा, हाँ मैं इस बात पर गुस्सा हूँ, मैं दिन में कितना बोर हो जाती हूँ, तुम्हें कुछ पता भी है। मेरे भैया कहने लगे, तो ऐसी बात है तो आज ही तुम्हें मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन लाकर दूंगा। अब तुम खुश हो जाओ और एक बार हंस के दिखाओ। मैं तुरंत ही हंसने लगती हूँ। भैया भी बहुत खुश हो गए थे मेरी हंसी को देखकर। मेरे माता पिता तो नहीं थे, लेकिन मेरे भैया ही मेरा सब कुछ थे। मेरे भैया मेरी हर एक ख्वाहिश पूरा करते थे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे माता पिता संसार में नहीं हैं। मेरे भाइयों ने माता पिता की कमी को कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। अगली ही शाम को भैया मेरे लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आए। मैं फ़ोन को देखकर बहुत खुश हो गई। मैं तुरंत ही भैया के गले लग गई और भैया ने मुझे एंड्रॉयड फ़ोन मेरे हाथों पर रख दिया। मेरे भैया मुझसे कहने लगे, आप खुश हो ना। मैंने कहा है, अब मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसी फ़ोन में सारी आईडी बना ली थी। अब मैं दिन में फ़ोन देखा करती थी और बोर भी नहीं होती थी। मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैं रोज़ एक अपनी पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाला करती थी। मेरे पोस्ट पर बहुत लाइक कमेंट आने लगे थे। मैं लाइक और कमेंट देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। कमेंट में लोग मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे। एक दिन इंस्टाग्राम पर किसी लड़के ने मैसेज किया। मैंने पहले तो उसके मैसेज को इग्नोर कर दिया और उसे मैसेज को मैंने नहीं देखा, लेकिन वह बार बार मैसेज कर रहा था। उसने बहुत सारे कमेंट किए और वह लड़का मुझसे कह रहा था, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, मुझे आपसे बात करनी है। वह लड़का बार बार मैसेज कर रहा था, इसलिए मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई दे दिया। वैसे तो मैं किसी का मैसेज सीन तक नहीं करती थी, लेकिन इसके मैसेज का रिप्लाई कर दिया क्योंकि यह लड़का कह रहा था, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं दोस्त समझकर मैसेज किया, रिप्लाई किया था। मैं वह लड़का मुझसे बहुत अच्छे से बातें किया जाता था। धीरे धीरे हम लोगों की बातें बढ़ती गई और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। हम लोग दिन में 1-2 घंटे जरूर ही बात किया करते थे। मैं जिस दिन उसे लड़के से बात नहीं करती थी तो मुझे उसे दिन कुछ अच्छा भी नहीं लगता था और मैं किसी से बात नहीं करती थी सिवाय उस लड़के के। धीरे धीरे हम लोगों में पता ही नहीं चला कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। यार लड़का मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। उसका नाम राजीव था। अब हम लोगों की बातें 1-2 घंटे नहीं, पूरा दिन हुआ करती थी। मैं राजीव के बारे में भाभी को बता दिया था।
मैंने अपनी भाभी से ये भी कहा था कि मेरी शादी राजीव से ही करना। प्लीज़ भैया लोगों को मना लेना। मेरे भैया सरपंच थे और वो लव मैरिज के साफ खिलाफ थे। हमारे गांव में जो भी लव मैरिज करता था भैया उसे कड़ी से कड़ी सजा देते थे। मुझे डर था कि शायद भैया हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने पहले ही भाभी से सब बता दिया था। भाभी मुझसे कहने लगी तुम्हारे भैया इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैंने भाभी से कहा मानेंगे क्यों नहीं, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भैया मेरी खुशी के लिए जरूर मानेंगे शादी को। भैया की कायदे कानून सबसे ऊपर थे। भाभी ने भैया को सारी बातें बता दी। भैया गुस्से में मेरे पास आते हैं और मुझे डांटने लगते हैं। मैंने भैया से कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। भैया मुझसे कहने लगी अब तुम बड़ी हो गई हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी शादी अब पक्की कर देनी चाहिए मुझे। भैया गुस्से में बहुत थे, इसलिए वो मुझसे फ़ोन छीन लेते हैं और उसे फ़ोन को मेरी आंखों के सामने ही तोड़ दिया। भैया मेरे लिए अब रिश्ता ढूंढने लगे थे। भैया को इज्जत सबसे प्यारी थी और कायदे कानून उनके सबसे ऊपर थे। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था तो मेरी बात राजीव से अब नहीं हो पा रही थी, लेकिन राजीव का मुझे फ़ोन नंबर याद था। एक दिन मैंने भाभी के फ़ोन से राजीव के पास कॉल की। राजीव को मैंने सारी बातें बता दी। राजू मुझसे कहने लगा तुम्हारे भैया इस शादी को अगर ना माने तो तुम मेरे साथ भाग चलना, अगर मान जाए तो अच्छी बात है। मैं राजीव से कहा वह कभी नहीं इस शादी के लिए मानेंगे। वह मेरे लिए अब रिश्ता भी ढूंढने लगे हैं, वह मेरी जल्दी शादी कर देंगे। मैं राजीव से कहा प्लीज़ जल्दी कुछ करूँगा ना तुम मुझे खो दोगे। जब तक भाभी आ जाती है मैं तुरंत ही भाभी का फ़ोन रख देता हूँ। शाम को मुझे पता चलता है कि भैया ने मेरी शादी पक्की कर दी है। गांव का एक जमींदार था, उसका लड़का विदेश में था, उसके ही साथ मेरी शादी भैया ने तय की थी। भैया शाम को भाभी को ये सारी बातें बता रहे थे। मुझे जब सारी बातें पता चलती है तो मुझे आप कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मैं तुरंत ही भाभी के रूम में जाती हूँ। मैंने भाभी का फ़ोन चुपके से उठा लिया और मैं छत पर चली गई। मैंने राजीव के पास कॉल की और सारी बातें बताई। राजीव मुझसे कहने लगा तुम भाग आओ मेरे पास। राजू ने मुझे पता बता दिया था कि तुम्हें यहाँ आना है। रात होते ही मैं अपने घर से निकल जाती हूँ। मुझे किसी ने नहीं देख पाया था। राजीव जहाँ बताता है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। राजीव से मिलकर मैं बहुत खुश होती हूँ। राजीव मुझे तुरंत ही गले लगा लेता है। राजीव जहाँ रहता था वह मुझे वहाँ ले जाता है। राजीव एक छोटे से घर में रहता था, वह भी घर किराए पर था, लेकिन राजू मुझे बहुत प्यार करता था। हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। राजीव मुझे बहुत प्यार करता था और मैं राजीव से बहुत प्यार करती थे। हमारी शादी के लगभग 15-20 दिन बीत चुके थे। राजीव बहुत खुश रहता था, लेकिन पता नहीं अब उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। राजीव बहुत टेंशन में अब रहने लगा था। मैं राजीव से पूछा क्या हुआ, अब तुम पहले जैसे खुश नहीं रहते हो? तो राजीव कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, वह काम के सिलसिले में मैं थोड़ा नर्वस रहता हूँ। राजीव बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन वह मेरी हर एक ख्वाहिश पूरा किया करता था। राजीव जब काम पर चले जाते थे तो मैं घर पर अकेली ही रहती थी। मेरा दिन नहीं करता था। मैं राजीव से कहा मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो राजीव ने तुरंत ही मुझे एक नया फ़ोन ला कर दिया। मैंने उससे फ़ोन में पहले ही वाली सारी आईडी ओपन कर ली थी। उसे आईडी में बहुत सारे कमेंट आए हुए थे और बहुत सारी लाइक भी आई हुई थी। राजीव जब काम पर चले जाते थे तो मैं उसे फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाया करती थी। हमारी शादी के लगभग 2 महीने बीत गए थे। एक दिन मुझे राजीव के फ़ोन से कॉल आती है। फ़ोन तो राजीव का था, लेकिन बात कोई और कर रहा था। जो बात कर रहा था वह शायद पुलिस वाला था। वह अपने आप को पुलिस वाला ही बता रहा था। मैंने उससे कहा तुम्हारे पास ही फ़ोन कैसे आया? तो पुलिस वाला कहने लगा तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस वाले ने इतना ही मुझसे कहा कि मैं तुरंत ही बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे होश आता है। मैं बहुत रो रही थी। मेरा हंसता खेलता जीवन उजड़ गया था। मैं तुरंत ही पुलिस के बताए पता पर पहुंचती हूं तो वहां देखती हूं बहुत भीड़ होती है। मैं तुरंत ही अपने पति के पास जाती हूं और उनके फेस को देखती हूं। उनका फेस पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके कपड़े वही थे जो उन्होंने सुबह पहन के गए थे। मेरे पति का कार से एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पति का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उनके फेस पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन मेरे पति के कपड़े वही थे, उनका फ़ोन भी वही था। उनके जेल में कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे, वह भी मेरे पति के ही थे।
आप मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत रो रही थी, मैं रो रो कर बार बार बेहोश हो जा रही थी। पुलिस महिला मुझे संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले राजीव को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। मेरे सामने ही मेरे पति राजीव का अंतिम संस्कार हुआ था। मैं रो रो कर पागल हो गई थी। मैं अब अकेली पड़ गई थी। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं था, क्योंकि मैं अपने भाइयों को भी छोड़कर आई हुई थी। मैंने कुछ दिन बाद अपने भाइयों को कॉल लगाई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया मुझे अपनाने के लिए। मेरे भाई मुझसे कहने लगे, तुम मेरे लिए मर गई हो, अब तुम अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। मेरे भैया मुझसे कहते हैं, मैंने सारे गांव में खबर फैला दी थी कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, वह एक्सीडेंट में मर गई है। सारे गांव वालों को यही पता है कि तुम इस दुनिया में नहीं रही हो। पापा ने जो इज्जत बनाई हुई थी, मैं उसको मिट्टी में मिला नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हें पूरे गांव में मार घोषित कर दिया। पापा गांव में बहुत इज्जत बना कर गए थे, मैं उनकी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। मेरे भाइयों ने मुझसे कह दिया था कि आज तो किया फ़ोन, लेकिन अगली बार तुम्हारा फ़ोन नहीं आना चाहिए, तुम हम लोगों के लिए मर चुकी हो। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन मेरे भाइयों को मुझ पर थोड़ी सी भी तरस नहीं आई और उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया। मेरी सारी आईडी मेरे भाइयों के पास थी और आधार कार्ड भी मेरे भाइयों के पास था, इसलिए मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। मैं जिस घर में रहती थी राजीव के साथ, वह भी घर किराए पर था। किराया ज़्यादा हो जाने के कारण मकान मालिक ने मुझे उसे घर से निकाल दिया। अब मैं भीख मांगकर अपना पेट पाल रही थी। मैं रात को फुटपाथ पर ही सो जाती थी और सुबह भीख मांगती थी। मुझे अब खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन मुझे खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे रहा था। अभी मेरे पास एक आदमी आता है और वह मुझे खाना देता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैं तुरंत ही उसे खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती हूँ। मैं भुक्कड़ की तरह खा रही थी। वह आदमी मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। वह आदमी मुझे परेशानी पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैं उसकी सारी बातें बताती हूँ। वह आदमी अपनी भी कुछ बातें मुझे शेयर करता है। उसने मुझे बताया कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही है। आमिर, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें रोज खाना दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। मेरा एक बेटा है जो कि अभी 5 साल का है। उसकी परवरिश मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई। मैं चाहता हूँ तुम उसकी माँ बनाकर उसकी परवरिश करो। मैं चार दाने के लिए मोहताज थी, इसलिए मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, लेकिन तुम मुझे बस 2 टाइम खाना दे देना। वह आदमी मुझसे कहने लगा, ठीक है अब चलो। वह आदमी मुझे अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत आलीशान बना हुआ था, लेकिन उसे घर में कोई नहीं था। एक मैं थी और एक यह आदमी था। वह मुझे एक रूम में ले जाता है। उसे रूम में एक 5 साल का बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा था। वह आदमी अपने बच्चों के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बहुत प्यार करता है। वह मुझसे कहता है, यही मेरा बच्चा है, इसकी ही तुम्हें परवरिश करनी है। मैंने उसे बच्चों को तुरंत ही अपनी गोद लिया और उसे खिलाने लगी। वह मेरी गोद में आते ही हंसने लगा। ये सब देखकर वह आदमी भी बहुत खुश हो जाता है। आप मुझे खाने के लिए 2 टाइम का खाना मिल जाता था। मैं घर के कामकाज करती और उसे बच्चों की परवरिश करती थी। मैं शाम को बच्चों को सुला देती और जब सुबह होती है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जहां मैं बच्चों को सुलाया था वहां बच्चा मुझे नहीं मिलता है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ और बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। मैंने सोचा, अब मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं कहाँ ये बच्चा गया है। मैं घबराकर बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगती हूँ। ये सब देखकर वह आदमी मुझे कहता है, तुम परेशान ना हो, वह स्कूल गया हुआ है। जब उसे आदमी ने मुझसे कहा कि वह स्कूल गया है, तब मेरी जान में जान आई। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उससे आदमी से पूछा, तो कब आएगा पीयूष? तो वह आदमी कहने लगा, आ जाएगा, तुम परेशान ना हो। पीयूष उसके बेटे का नाम था। पीयूष की रास्ता देख रही थी कि पीयूष कब आएगा, क्योंकि मुझे पीयूष से बहुत लगाव हो गया था। लेकिन पीयूष घर नहीं लौटता है। बहुत टाइम हो गया था। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम को पीयूष अपने पापा के साथ घर आता है। मैं घर पर अकेली थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और जब पीयूष घर आता है मैं तुरंत ही उसे गले लगा लेती हूँ। ये सब पीयूष के पापा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं पीयूष से बहुत प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे मुझे 6 महीने बीत जाते हैं। अब पीयूष को मैं अपना ही बच्चा समझने लगी थी, क्योंकि मुझे 6 महीना में पीयूष से बहुत अटैचमेंट हो गई थी।
6 महीने के बाद एक दिन पीयूष के पापा मुझे कहते हैं, आज तुम कोई अच्छी सी चीज़ बनाना खाने के लिए, क्योंकि आज मेरा दोस्त घर आ रहा है। मैंने बहुत तरह के पकवान बनाए हुए थे जिसमें पनीर पकौड़ी भी थी। पनीर पकौड़ी पीयूष को बहुत पसंद थी। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त घर पर आ जाते हैं। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैं 2 थालियां में खाना करती हूँ और वह थालियां देने के लिए बाहर आता हूँ। मैं किचन से जब बाहर आता हूँ तो मैं पीयूष के पापा की तरफ देखती हूँ, वो अपने दोस्त से बातें कर रहे होते हैं। मैंने उनके दोस्त को दिखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथों से खान की थालियां छूट जाती है और खाना नीचे गिर जाता है। मैं तुरंत ही बेहोश हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे होश आता है तो मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे सामने पीयूष के पापा और उनके दोस्त खड़े हुए थे। पीयूष के पापा के जो दोस्त थे वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पति राजीव थे। मैं राजीव को दिखा, राजीव ने मुझे दिखा, हम दोनों तुरंत ही रोकर गले लग जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजीव जिंदा है। मैं राजीव को गले लगा रखा था लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति राजीव है, क्योंकि मेरे पति का तो कार एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं तुरंत ही उनको अपने आप से अलग कर देता हूँ और कहने लगती हूँ, तुम मेरे पति नहीं हो सकते हो क्योंकि मेरे पति तो मर चुके हैं। उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, तुम कोई जरूर उनके हमशक्ल हो। तो वह कहने लगे, मैं हमशक्ल नहीं, मैं राजीव ही हूँ। वह मुझसे कहने लगा, मैं धीरे धीरे करके मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, तुम घबराओ मत। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पति का कार एक्सीडेंट हुआ था। तो वह कहने लगा, तुम्हें याद है जब तुमने उसे लाश को देखा था तो तुमने मुझे देखा था। मैंने कहा, तुम्हें तो नहीं देखा था लेकिन मैं तुम्हारे कपड़े देखे थे और डॉक्यूमेंट भी तुम्हारे ही थे। तो वह कहने लगा, वह मैंने ही कराया था ताकि तुम्हारे भाइयों को पता चल सके कि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने ही मेरा कार एक्सीडेंट कराने की सोची थी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा कार एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि किसी और का एक्सीडेंट हो गया। मुझे जब पता चला कि तुम्हारे भाइयों ने मेरा एक्सीडेंट करने की साजिश रची थी तो मैं तुरंत ही उसे आदमी को अपने कपड़े पहना दिए जिस आदमी का कार एक्सीडेंट हुआ था, और उसके जेब में अपने डॉक्यूमेंट डाल दिए ताकि तुम्हारे भाइयों को पता चल सके कि मेरा एक्सीडेंट उन्होंने करा दिया है। तुम्हें याद है जब मैं बहुत चिंता में रहने लगा था और तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या टेंशन हो रही है, तो मैं तुमसे कहा था कि काम के सिलसिले में मुझे टेंशन हो रही है, लेकिन वह टेंशन कम के सिलसिले में नहीं थी। तुम्हारे भाइयों ने मुझे कॉल करके धमकाया था और तुम्हारे भाइयों ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे भाइयों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए उन्होंने मेरा एक्सीडेंट कराया ताकि कभी पता ना चल सके कि मेरी बहन भाग गई है किसी लड़के के साथ। अगर यह बात किसी को पता चलती तो तुम्हारे भाइयों की इज्जत खराब होती है, इसलिए उन्होंने मेरा कार एक्सीडेंट करने की सुपारी दी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ और गलती से किसी और का एक्सीडेंट हो गया। राजीव मुझसे कहने लगे, मुझे पता था कि तुम्हारे भाई तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुमसे वह लोग प्यार करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ दिया और मैंने ये सारी बातें अपने दोस्त पीयूष के पापा को बताए। ये जो खड़ा है वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसे मैं तुम्हारे पास भेजा था और यह कोई आम इंसान नहीं है। यह मेरा बेस्ट फ्रेंड एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अपने दोस्त से मैंने पूरी बातें बताई। तुम मेरे दोस्त मोहित ने मेरी मदद की। मोहित ने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया क्योंकि लॉकअप ही मेरे लिए सेफ जगह थी। अगर तुम्हारे भाई मुझे फिर से देख लेते तो वह मुझे आपकी बार जरूर मार देते, इसलिए मैं लॉकअप में बंद हो गया। धीरे धीरे कर मेरा दोस्त तुम्हारे भाइयों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा। अब जाकर तुम्हारे भाई लोग काम में बंद हुए हैं उसे कार एक्सीडेंट के कारण, क्योंकि वह कार एक्सीडेंट तुम्हारे भाइयों ने ही कराया था। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को लॉकअप में अब बंद कर पाया है। तुम्हारे भाइयों ने वहां कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिससे वह फंस सके, लेकिन एक कमरे में सब कैद हो गया था जो कि कैमरा पास में ही लगा था। आप जाकर कमरे की सारी फुटेज मिली है और अब तुम्हारे भाई लॉकअप के अंदर है। कैमरे की वीडियो थोड़े ही दिनों पहले मिली है और आप जाकर तुम्हारे भाई पुलिस के अरेस्ट में है। ये सब मेरे पति ने मुझे बताया, तब मुझे भी सारा सच पता चला। मैं तुरंत ही अपने पति के गले से लगकर रोने लगती हूँ और पति भी मुझे तेज हक करके रोने लगता है। मैंने राजीव से बहुत रिक्वेस्ट की मुझे अपने भाइयों से मिलना है, लेकिन राजू मुझसे कहने लगा, तुम अब अपने भाइयों से मिलती क्या करोगी, वह तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं और वह तुम्हें दिल दिमाग से निकल चुके हैं। उनके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं बचा हुआ है। मैं राजीव से कहा, लेकिन मुझे अपने भाइयों से मिलना है।
तो राजीव अपने दोस्त के साथ मुझे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। मेरे चारों भाई जेल में बंद थे। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, मैं तुरंत ही रोने लगती हूँ। मैं पुलिस वाले भैया से बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे भाइयों को छोड़ दिया जाए। राजीव पुलिस वाली का बेस्ट फ्रेंड था। मैं राजीव से जब कहा कि तुम एक बार कहो कि मेरे भाइयों को छोड़ दिया जाए तो राजीव चुप था। मैं राजीव से कहा, अगर तुमने मेरे भाइयों को छोड़ने को नहीं कहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं चाहे जहां रहूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये सब सुनकर राजीव अपने दोस्त मोहित से कहता है, छोड़ दो यार मेरी खुशी के लिए। राजीव के कहने पर पुलिस वाले ने मेरे भाइयों को छोड़ दिया। क्योंकि राजीव उनका बेस्ट फ्रेंड था इसलिए पुलिस वाले ने राजीव की बात मान ली। मेरे चारों भाई जेल से बाहर आते हैं तो रोने लगते हैं और मेरे गले से लग जाते हैं। मैं भी बहुत कूट कूट कर रही थी। मेरे भाइयों ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। चारों भाई मुझसे कहने लगते हैं, अब तुम मेरे साथ रहोगी और राजीव भी मेरे भी साथ रहेगा। मैं और राजीव अपने चारों भाइयों के साथ गांव लौट आते हैं। अब हम लोग गांव में आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। एक ही घर में सब लोग रहते थे और वह भी बहुत प्यार से रहते थे। मेरे बड़े भैया सरपंच थे, उन्होंने सारे गांव में बता दिया कि मैं तुम लोगों से झूठ बोला था कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं झूठ बोला था। गांव वालों ने भी मेरे भैया पर कोई उंगली नहीं उठाता है क्योंकि मेरे भैया सरपंच थे और उन्होंने सारे गांव में न्याय करते थे। अब हम लोग सुख चैन से रह रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर ले ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।